तरह एग्जाम्स भी आ गए। हाँ, बाकी ये नहीं कहना है कि होल्ड पर है, कुछ भी होल्ड पे नहीं होना चाहिए, वो एग्जाम नहीं है, एक दिन के लिए भी नहीं। हाँ, क्लास ले रहे हैं इसका मतलब होल्ड पे नहीं है, मतलब आप क्लास तो चल रही है ना आपकी, पेपर 2 की क्लास ले रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि होल्ड पर है। साथ साथ नोट्स बनाइए उसी टाइम, क्लास नोट्स के तौर पर ही। ऑल राइट, हम पिछला सैटेलाइट कमीशन देखे थे, वहां तक क्लियर है सबका। आगे चलते हैं, हेड ऑफ कमिटी, इसने भी केप पर काम किया था खास तौर से। इन्होंने, ये एक खास तौर से बनाई गई थी टू रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बनाना था, इसको देना था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पे, कितना डेवलप किया, हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं और आगे क्या नीड है हमारी, ठीक है, इसको एनहांस करने के लिए। और इसने क्वालिटी की बात की थी, टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, वही सेम मतलब हुआ, जो हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड है और लेवल है उसको बेहतरीन करना और हाई क्वालिटी तक लेके जाना था। और ये फोकस था यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात कर रहे थे ये, कि उसको इम्प्रूव करें, उसको बेहतर करें, उसको और मजीद इन्हांस किया जाए, ठीक है। इसने बात की थी कि केव एस्टेब्लिश किया जाए, इसने केव की बात की थी, पीछे भी हमने देखा था एक ने भी बात की थी, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया था, इसने ज्यादा उस पर दिया था, और इसके बाद वो एग्जीक्यूट भी हो गया, और 1935 पे केव बन भी गया था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये हम पीछे कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको दिया। और इसने बात की थी वोकेशनल एजुकेशन की, ये सवाल आया, वोकेशनल की किसने किसने बात की है, क्योंकि हमारे सिस्टम में, हिंदुस्तान में अभी जो गवर्नमेंट सिस्टम, जो गवर्नमेंट चल रही है और उनका जो काम है एजुकेशन पे, वो लोग विमेन एजुकेशन की कमिटीज और उसके बेहतरी के लिए काम करें, प्लस वोकेशनल पे बहुत फोकस है कि स्किल से स्किल दिया जाए स्टूडेंट्स को और यंगर्स को, तो इसलिए ये सवालात बहुत अहम है। जितनी कमिटीज ने वुमेन एजुकेशन की बात की है वो आपके टिप्स पर होना चाहिए, और जितने ने वोकेशनल की बात की है, बिकॉज सिस्टम ऐसा चल रहा है अभी। ऑल राइट, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारे। दूसरा था हमारा सप्रो कमेटी, इसका जो खास एक पॉइंट था सबसे जरूरी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट लाना नहीं था इसको, अनएम्प्लॉयमेंट को असेस करना था, कितने लोग बेरोजगार हैं उसको असेस एग्जामिन करना था, और वो क्यों है, पढ़ के लोगों को जॉब नहीं मिल रही, आज भी ये क्राइसिस है और इससे सफर कर रहे हैं बहुत से लोग। तो ये एक अहम पॉइंट था इसका, जो इसको अलग करता है दूसरों से। और उत्तर प्रदेश के जितने प्रोविंसेस थे अलग अलग, वो यूनाइटेड प्रोविंस ने मिलकर किया था। प्रोविंस क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी हम लोग स्टेट इस्तेमाल करते हैं, स्टेट का टर्म यूज करते हैं, पहले इस तरह के प्रोविंसेस हुआ करते थे और वो कंपेरेटिवली वाइडर थे, बड़े बड़े हुआ करते थे ज्यादा। तो यूनाइटेड प्रोविंस जितने भी उस टाइम के प्रोविंस थे, उन सब ने मिलकर इत्तेहाद के साथ ये इस पर काम हुआ था, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद था इसने बोला था कि वोकेशनल के लिए एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम फॉर वोकेशनल एजुकेशन। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है कि एग्जामिन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये था 34 यानी 34। अगला है अबाउट रिपोर्ट, इसने बात की थी, इसके दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश को मीडियम के तौर पर लेना है, इंग्लिश शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ तदरीस इस जबान में हो। ऑलराइट, और इसका था पॉलिटेक्निक्स और एग्रीकल्चर स्कूल खोले जाएं एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसका भी फोकस एम्प्लॉयमेंट था। एक तो आपको याद रखना है एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी था, तब से लेकर आज तक इस मसले
का शिकार है खैर कौम नेशन, और इसने इस मकसद के लिए बात की थी पॉलिटेक्निक ताकि उनको स्किल दिया जाए एंड एग्रीकल्चर, और वो इस पर काम करके फिर वो उनके पास कमाई का कोई सोर्स बन जाए। ऑल राइट, इंजीनियर डॉक्टर बन के कुछ हो नहीं रहा और सबको तो नहीं मिल सकती, अभी भी ये क्राइसिस है सोसाइटी में। अगली है 37 और 38, 1937 से 1938 तक जाकिर हुसैन कमेटी। इसका दूसरा नाम है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, वर्दा एजुकेशन। वर्धा एजुकेशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम, इसके कई अलग अलग नाम है। नई तालीम, गांधी जी के फलसफे से मुतासिर थी ये वाली कमेटी, ठीक है। बुनियादी तालीम, ये सब इसी का नाम है। बुनियादी तालीम, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन। बुनियादी तालीम का इंग्लिश ले लीजिए, लेकिन ये अलग अलग नाम आ जाता है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ बेसिक एजुकेशन। ये सारे तो इसके नाम है। ये इंस्पायर्ड बाय गांधी जी फिलोसफी। गांधी जी का जो फलसफा था, और उनका फलसफा बेसिकली था लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डीवे का एक वो है, लर्निंग बाय डूइंग फिलोसफी एजुकेशनल, इंस्पायर्ड बाय गांधी जी फिलोसफी। हाँ, इनका ये था कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, सबको स्किल दीजिए ताकि वो काम कर सके। और इसी वजह से जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस्टेब्लिश हुआ था तो उसमें स्टार्ट हुआ था स्किल भी सिखाने की क्लासेस होती थी। इनका बहुत फोकस था कि आपको जो तालीम देनी है वो दीजिए, लेकिन स्किल दीजिए ताकि वो उनके पास कोई सोर्स हो इनकम का, ठीक है। इन्होंने जाकिर हुसैन कमेटी का ये कहना था कि मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए। अब सबकी अलग अलग, हमारे यहाँ तो इलाकी जबानें बहुत मुख्तलिफ और बहुत सारी हैं। ठीक है, मदर टंग था इनका। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन था, ये भी खास तौर से गांधी जी का था, मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ क्राफ्ट सेंटर्ड टीचिंग। ये वही बात है कि इन स्किल दीजिए उनको, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए इज इक्वल टू देके एम्प्लॉयमेंट। गांधी जी का फलसफा भी एम्प्लॉयमेंट पर था, बिकॉज हम पूरी तरह दूसरी कौम पर रिलाय कर रहे थे और वो थी अंग्रेज। तो इनका ये कहना था कि आप अपने कौम को अपनी स्किल्स दीजिए और उनको फिर मैदान में उनसे काम लीजिए और उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ताकि जो क्राइसिस है ना और जो इकोनॉमिकल इश्यूज है उस पर हम कंट्रोल पा सके अपने तौर पर एज इंडियन एज ए नेशन। ठीक है, ये उस फलसफे पे बेस्ड है। इसी के अंदर में जाकर इसके कामों के जिम्मे अगर हिस्ट्री ट्रेस करें तो फिर जामिया, और जामिया का जब आगाज हुआ था तो वहां पे भी इसका बहुत ज्यादा असर था और इस पर शुरू में काम भी हुआ था। अगला है हमारा 1944 सार्जेंट रिपोर्ट, इसको हम जानते हैं केब के नाम से। यही केब रिपोर्ट है ये केब वो नहीं, बोर्ड नहीं है, ये केब रिपोर्ट से जानते हैं। और केब क्या है अभी मैंने बताया। मैं लिखने से इसलिए अवॉइड करती हूँ बहुत ज्यादा चीजों को कि आपके दिमाग पे ये चीजें बोझ बनती है जब आप बार बार लिखते हैं। जब भी कॉपी खोलेंगे आप देख कर परेशान होंगे। अब केब अगर आपको याद है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि हम पिछले कई दफा गुजर चुका है हमारे नजर से, तो अब बस केब रिपोर्ट लिखा, मैं उसको इतना लंबा नहीं लिख रही, ठीक है। ऑल राइट, इन्होंने टेक्निकल, कमर्शियल और आर्ट एजुकेशन की बात की थी। फिर यहीं से यहाँ से सब जोर इनका है, पूरे सिस्टम का जोर इस पे था कि स्किल, ये सब स्किल ही है। टेक्निकल होना चाहिए, तकनीकी जो वो स्किल है वो आना चाहिए। कमर्शियल यानी ट्रेड से रिलेटेड जो सलाहियतें हैं वो स्टूडेंट्स में पैदा हो। और आर्ट, और आर्ट भी वही है, फन होता है इसमें, सब कुछ शामिल है। डांस आप मिसाल के तौर पर ले सकते हैं। ऑल राइट, ये इसकी
फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की इन्होंने बात की थी बाकायदा से, तो ये आगे कोठारी कमीशन में आया है, तभी ये एग्जीक्यूट भी हो पाया था। फ्री एंड कंपलसरी की इन्होंने बात की थी कि सबके लिए तालीम को वाजिब और जरूरी करार दिया जाए, ताकि सब तालीम से, और ये एज थी इनकी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी। इस पे मेन काम हुआ था कोठारी कमीशन में, लेकिन बात इन्होंने की थी सार्जेंट रिपोर्ट ने भी। ठीक है, ऑलराइट, ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसको पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। मैं इज इक्वल टू देर में इसका नाम बता रही हूँ आपको, एक और तीसरा नाम। नाम तो एज इट इज आप लोग याद रखेंगे, पोस्ट वॉर यानी जंग के बाद एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तीनों इसका नाम है। केब रिपोर्ट भी इसका नाम है, पोस्ट एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और सार्जेंट रिपोर्ट, क्योंकि इसके सार्जेंट वो होंगे। ये था हमारा प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन को हमने इवेलुएट किया, देखा, जाना कितनी कमिटीज बनी, कौन कौन से कमीशंस बने, उनके खास रिकमेंडेशंस क्या क्या थे, उनका फोकस किन चीजों पर था, और सवाल भी ऐसे ही लेते हैं। ये पूछते हैं कि ये पूछेंगे, ऑप्शन में देंगे आपको। मैं एक मिसाल देती हूँ, एक सेकेंड। ये देते हैं, टॉक्ड अबाउट वुमेन एजुकेशन फर्स्ट टाइम। ठीक है, टॉक्ड अबाउट मैं अपनी सिंपल जबान में दे रहा हूँ, कुछ भी लैंग्वेज ले सकते हैं। वुमेन एजुकेशन, अब ये कभी फर्स्ट टाइम बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, और उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे। सार्जेंट फॉर एग्जाम्पल, कोई भी 4, अब आपको उसमें से, और ये एक तो जनरलाइज करेंगे जिसमें 3 ऐसा नाम लेंगे जिसने वीमेन एजुकेशन की सिरे से बात नहीं की, और एक लेंगे जिसने बात की। दूसरा तरीका इसी को ये बदलेंगे हम सवाल, तो ये फर्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम, पहली दफा किसने बात की। हम देख कर आए शुरू में, हम ईयर वाइज इसको लिख रहे हैं और समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट जिसमें हमने वीमेन की बात की है, वो आपका बोल्ड और रेड पेन से आपके नोट में होना चाहिए, या किसी भी हाईलाइटेड पेन से, ताकि आपकी नजर उस पर जाए कि वीमेन की बात की। मैंने बताया वीमेन और वोकेशनल दोनों पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस 2 एस्पेक्ट पर काम कर रही है। तो इसी तरह से सवाल भी आएंगे, सारे इदारे गवर्नमेंट के अंदर में चलते हैं, गवर्नमेंट का मिजाज, उसकी सोच, उसका थॉट, उसके फिक्र, सब इस पर असरअंदाज होता है, उनके कामों पर, उनकी आइडियोलॉजीज पर, और उनके तरीके पर भी। ठीक है, ये था प्री इंडिपेंडेंस। अभी हम वैसे तो दूसरे टॉपिक्स थे मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि हम इसकी कंटिन्यूटी के साथ ना पोस्ट देख लेते हैं, तो एक तरतीब के साथ आप लोग। एक तरीका तो ये करेंगे, सारे ईयर, मसलन हमने शुरू किया था 1817 मेन, उसके बाद 1835 के चार्ट ट्रैक था, ऐसे करके सबको एक लिस्ट बनाएंगे आप लोग, एक पेज होगा वो, उसको आप अपने टेबल पे पेस्ट कर लीजिए। ये एक पूरा पोस्ट और प्री कर लीजिएगा, यहाँ पे बस बीच में आपके पोस्ट नाम होना चाहिए, पोस्ट और यहाँ पे प्री। इस तरह से सारी ईयर्स को लिखिए, उसकी कोई तफसील आपको यहाँ नहीं लिखनी, और ये आपके स्टडी टेबल पे आप लोग जहां भी पढ़ते हैं वो आपके बिल्कुल सामने दीवार पर होना चाहिए, जिसको आप यकीनन हर टाइम नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी नजर उस पर जाती रहेगी, और कभी आप उसको रुक कर देखिए भी, या जहां आप वॉक करते हो, या जहां आपका ज्यादा वक्त गुजरता है वहां लगा लीजिए। ये तो आपको शॉर्ट डेट से याद रखने के लिए। मैम ज्यादा टाइम किचन में होता है। तो किचन में लगाइए, बिल्कुल किचन में लगाइए। मैंने आपको बताया, किसी का ज्यादा टाइम बेड पर होता है, लोगों को कुछ को आदत होती है बेड पे पढ़ने की। हाँ, बिल्कुल मत सोचिए, मैं जब कर रही थी, या मैं जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रही होती हूँ, तो मैं किचन में जितनी देर रोटी बनाती हूँ, उतनी देर भी मैं अपनी एक नोटबुक, जिसको मैं शॉर्ट लिस्ट किए रहती हूँ कि मुझे ये देखना है फला टाइम पे, वो मैं वहां रखे रहती हूँ। और एक जगह मेरी ओके वर्क की मैम। थी, तो मैं उसको लेके जाती हूँ। जितनी देर मैं रोटी बनाती हूँ, उस पे ऑन एंड ऑफ देखते रहना है, कोई मसला नहीं है, आपकी नजर जाती रहे, आपका दिमाग उसको कैच कर रहा है। और जहां मैं वॉक करती हूँ डिनर के बाद, मैं वहां लगा लेती हूँ अपने छोटे छोटे नोट्स बनाकर, जैसे मैंने आपको डेट वाला ये तरीका बताया अभी, ऐसे। या मैं यूनिट वाइज जब पेपर 2 की तैयारी करती हूँ, तो नकद वाले की एक लिस्ट तैयार करती हूँ, वो मेरी वॉक, मैं जहाँ वॉक करती हूँ वहां पे लगाती हूँ डिनर के बाद, ताकि उस पर मेरी नजर पड़ती रहे, और वो रिवाइज होता रहे। क्योंकि आप कितनी चीजें को टाइम अलग अलग से देंगे, उसमें सब कुछ भी करना है, जिंदगी की दूसरी मसरूफियतें भी, तो आपका ज्यादा टाइम होता है, किचन में लगाइए। हाँ, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, आपको याद रखना है कि आपने किसी मकसद से लगाया, नजर डालते रहिए उस पर। ओके, हम ओके। पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब आजाद हो गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 47 में। अब 48, ठीक है, ये पहली कमेटी या कमी इस पे काम शुरू हुआ, राधा कृष्णन कमीशन। इसका दूसरा नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। फिर आप लोग तंग आ गए होंगे मेरी शॉर्ट फॉर्म से या शॉर्ट राइटिंग से, यूनिवर्सिटी। ये अच्छी आदत है, अगर हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, उसके बाद अच्छी आदत है। कमीशन मेमोरी बेस्ड पॉइंट्स के लिए और टॉपिक्स के लिए बहुत जरूरी है।
ओके, ये उसका दूसरा नाम है। अगला था टू रिपोर्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये अंडरस्टूड है बात, अब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए लिख रही हूँ। टू रिपोर्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ओके। इसका था रिकमेंडेशन फॉर एजुकेशन सिस्टम। देखिए, जब हम आजाद हुए पूरी तरह से चीजें हिली हुई थी, पूरी एक सिस्टम को यहाँ से भगा दिया गया था, तो हर एस्पेक्ट पर काम होने लगा था। उस तरह से एजुकेशन को एक अलग डिपार्टमेंट की तरह से हैंडल करना जरूरी हो गया था। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन के लिए देने के लिए आया था। ऑन एजुकेशन सिस्टम, पूरी तरह से ये एजुकेशन सिस्टम को हैंडल करता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीजों को, इकोनॉमिक्स एक अलग मसला रहा होगा हमारा, इसी तरह से पॉवर्टी एक अलग मसला था, बहुत सारे इश्यूज रहे होंगे उनके जाने के बाद, तो सबको हैंडल करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के हवाले किया गया। उसमें से ये खास तौर से रिपोर्ट करने के लिए बना था कि हम कैसे बेहतरी लाएं, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की हमें जरूरत है। ठीक है, इसके जो रिकमेंडेशन थे, आज से शुरू कर रही हूँ, बस वो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। 12 years of pre-university education, 12 years of pre-university education का मतलब हुआ यूनिवर्सिटी से पहले की जो तालीम है वो 12 साल की होनी चाहिए। ठीक है, अब आप कहीं बाहर के मुल्क में अप्लाई करते हैं, यूके, यूएसए और कभी कुछ गल्फ कंट्रीज में भी उसमें लिखा रहता है, अगर आपको टीचिंग की जॉब्स के लिए जब आप अप्लाई करें, वो एजुकेशन से जुड़ा है तो मैं वो बताती हूँ आपको, तो वो लिख के देते हैं अपनी वो जॉब डिस्क्रिप्शन में कि वो ही बंदा अप्लाई करे जिसने यूनिवर्सिटी से पहले 12 साल की तालीम ली हो, क्योंकि कुछ स्कूल सिस्टम इससे कम जा रहा होगा तो वो नहीं एक्सेप्ट करते, और यूके के सिस्टम में 16 साल जरूरी है। हाँ, तो उसमें मेंशन करते हो कि 16 से कम की अगर आपकी एजुकेशन है, आप किसी ऐसे सिस्टम से आए तो हमारे अप्लाई मत कीजिएगा। अच्छा, इसका 3 मेन ऑब्जेक्टिव था और इसने नाम दिया था 3 मेन ऑब्जेक्टिव, यानी मकासद, नेमली पहला था इनका सेंट्रल एजुकेशन, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड था लिबरल एजुकेशन, और थर्ड था इनका ऑक्यूपेशनल। सेंटर जो सेंटर हैंडल करेगा पूरी तरह से, लिबरल एजुकेशन दोनों मिलकर करेगा, और ऑक्यूपेशनल जो पेशे से जुड़ा हुआ एजुकेशन होगा। इन तीन को 3 तरह से हैंडल किया एजुकेशन में, इसका ये रिकमेंडेशन था। ठीक, और पहले जो हमारी तालीम थी वो सेंट्रल लिस्ट में थी। अब सेंट्रल लिस्ट की बात करें तो हमारे पास एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है हमारे पास कॉनकरेंट। इसमें वो चीजें लिस्ट, जब सिस्टम बनता है तो उसमें डिसाइड होता है, जैसे कि फॉरेस्ट जितने भी जंगलात हैं, क्या वो हुकूमत देखेगी या वो स्टेट देखेगा, तो फाइनल हो जाता है कि कौन देखेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें सेंटर के पास चली जाती है। एजुकेशन क्या हुकूमत को सेंटर यानी मेन हुकूमत को दे दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मरकजी हुकूमत को दें, या फिर रियासती हुकूमत के हवाले, तो सब डिसाइड होता है। मैं फॉरेस्ट एक पॉइंट ले रही हूँ कि जो जंगलात के उमूर हैं, सारे जंगलात को मैनेज करना, उसको देख रेख करना, उसके मसाइल क्या क्या है वगैरह के, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, वो कॉन्करेंट के पास यानी सेंटर के पास दिया जाए, मरकजी हुकूमत को दे दिया जाए, या रियासती को। जो रियासती को देता है उसके में फिर सेंट्रल हुकूमत बार बार इंटरफेयर नहीं करती, बस रिपोर्ट पे लुक आफ्टर किया जाता है, लेकिन उसकी मदाखलत नहीं होती, वो स्टेट को देके छोड़ दिया जाता है। और कॉन्करेंट वो होता है जिसपे दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, ये आगे भी आएगा टर्म, और ये आपको याद रखना है, इस पे सवाल आए हैं और आगे भी आएगा। एजुकेशन किस लिस्ट में आपको बताना है, पहले किस लिस्ट में था, कब तब्दील हो गया, कब कहाँ गया, शिफ्ट कर दिया गया। ऑलराइट, तो बीच में पॉइंट आया था तो मैंने बता दिया था। अच्छा, इसने कहा था कि यूनिवर्सिटी डिग्री, सॉरी, इसका एक पॉइंट था कि यूनिवर्सिटी डिग्री शुड नॉट कंसीडर एसेंशियल, जरूरी ना समझा जाए उसको, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव जो इदारे में को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, यानी इस तरह की जो जॉब है उसमें यूनिवर्सिटी की डिग्री को जरूरी नहीं समझा जाएगा। इसने ये रिकमेंडेशन दिया था। आप लोग मेरा पॉइंट नहीं समझेंगे तो पूछ लीजिएगा, यही पॉइंट आ गया, यही मैं ऐड करने वाली थी, यूनिवर्सिटी इन कॉन्करेंट लिस्ट।
ठीक है, पहले यूनिवर्सिटी स्टेट के पास थी, और और गवर्नमेंट मरकजी हुकूमत की वाली यूनिवर्सिटी मरकजी हुकूमत के पास होती थी, लेकिन इसने कहा सब यूनिवर्सिटी कॉन्करेंट लिस्ट में आ जानी चाहिए, दोनों मिलकर काम करे, सिर्फ मरकजी काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी आप लोग कॉन्करेंट लिस्ट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? सवाल भी आएगा, आता रहता है मतलब। यूजीसी सेट किया जाए, यूजीसी एक इदारा बनाया जाए। आपकी आवाज हमेशा ब्रेक होती है बच्चे, मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपको। कांट हियर यू। यूजीसी बनाने की का रिकमेंडेशन किसने दिया फर्स्ट टाइम? आप लोग का जवाब होगा कोठारी कमीशन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम रहना चाहिए हायर एजुकेशन में, रहना चाहिए, फोर्स नहीं किया था इन्होंने। इंग्लिश एज अ मीडियम, ताकि आगे डेवलपमेंट के चांसेस हमारे पास रास्ते खुले रहे। फॉर हायर, इन्होंने हायर के लिए बोला था, हायर एजुकेशन को एच लिख रही हूँ, हायर स्टडीज या हायर एजुकेशन। ठीक है, शुड नॉट रिमूव्ड इन्होंने बोला था। इन्होंने बोला था एक झटके से इंग्लिश को मत हटा दिए, क्योंकि हम जब गए अंग्रेज यहाँ से, तो हम लोगों का जाहिर सी बात है उस जमाने में जो लोग थे उनका माइंडसेट ऐसा हो गया था। आवाज हो गया, मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, अजान के बाद मैं रिज्यूम करती हूँ, 2 मिनट प्लीज। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। अजान हो रही है मैम के यहाँ, मेरे यहाँ खत्म होती, मैम के यहाँ शुरू होती है। जी सही बोला है। तभी मैं भी पूछ रही होती हूँ मैम ने क्या बोला, पहले मैं भी क्लास बंद कर देती हूँ उस टाइम। सॉरी जी, शुक्रान जज़ाकुमुल्लाह खैरा फॉर योर कोऑपरेशन। हाँ, कोई सवाल था आप लोगों का बीच में? नहीं मैम, सवाल कम होता है लेकिन फिर बच्चों को बात करने की फुर्सत मिल जाती है। ठीक है फिर, चलिए ठीक है। इंग्लिश एज अ मीडियम फॉर हायर एजुकेशन, ये तो अब आप लोगों को याद रहेगा ना, जो नजर से गुजर जाए उसको अपने दिमाग में फीड करते जाइए धीरे धीरे। अच्छा, हमने देखा इंग्लिश एज अ, इन्होंने कहा था कि इन हैजल की बात की थी कि फौरन झटके से मत रिमूव ना करो। मैं आपको लिख दूं या आप लोग को याद रह जाएगा कि शुड नॉट बी रिमूव्ड इन हैजल। चलिए मैं लिख देती हूँ। इनका मतलब ये था कि एक ही बार झटके से आप रिमूव ना करें, आगे भी चांसेस होते हैं, उसको रहने दिया जाए, आगे देख लिया जाएगा। इसका एक अगला पॉइंट इससे तो जुड़ा हुआ नहीं, एक पॉइंट है वो कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन जो थे चेयरपर्सन, इसके चेयरमैन थे, उस उनकी डेट ऑफ बर्थ पे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को टीचर्स डे। आप लोग ये जानते होंगे, अगर किसी का स्कूल से कोई ताल्लुक रहा हो तो आपको पता होगा। यस मैम। ग्रैंड वो होता है, पार्टीज और एक्सेट्रा प्रोग्राम्स। तो ये है BOD, सॉरी DOB ऑफ राधा कृष्णन।
यानी कोठारी साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके रिकमेंडेशन कमाल थे, जो आज तक सब, यहाँ तक कि अभी की जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई उसमें भी उसके कुछ पॉइंट्स आए, कुछ क्या मेन आए, उन्होंने उसकी भी बात की थी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल राइट। मोडालियर कमीशन हमारा नेक्स्ट है 52, 48 से 52, 49, 50, 51, 3-4 साल का गैप आया। उसके बाद आया अगला कमीशन। कोठारी इंपॉर्टेंट है बहुत, याद रखिएगा, इसमें से कुछ कुछ बहुत ज्यादा हमें जो वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आगे तक चले। मैंने बताया कोठारी के रिकमेंडेशंस पर अभी भी स्टिल उनके पॉइंट्स की हमें जरूरत है, और उस पर काम होता रहता है और एड ऑन होता रहता है, हमारी नई पॉलिसीज में उनके पॉइंट्स ले लिए जाते हैं। इसके जो चेयरमैन थे वो टाइम मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको याद रहेगा, मुदालिया नाम से भी आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि जो चेयरमैन होते थे उन्हीं के नाम पर कमेटी या कमीशन का नाम हो जाया करता था। ठीक है, ये आया था वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की थी कोठारी ने, और उसका नाम भी था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तरतीब आपको याद रहेगी, आसान है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इसका नाम भी था और ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आया भी था। इसने कहा था कि बेटर करिकुलम की हमें जरूरत है, जो हमारा पुराना करिकुलम है उसको इम्प्रूव करके बेहतर लाया जाए। ठीक है, और चूंकि सेकेंडरी एजुकेशन की बात की है तो ऑब्वियस है कि सेकेंडरी एजुकेशन के करिकुलम की भी ये बात करेंगे। बेटर करिकुलम पैटर्न पेश किया जाए, उसकी हमें नीड है। उसके बाद है लाइफ ओरिएंटेड, मतलब जो ताउम्र ऐसी एजुकेशन और तालीम दीजिए जो जिंदगी में हर जगह काम आए इंसान के, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव से ना हो। लाइफ ओरिएंटेड सिलेबस होना चाहिए, जो जिंदगी के असबाब भी सिखाए इंसान को, सिर्फ डॉक्टर को डॉक्टर ही ना बनाए, उसको अच्छा इंसान भी बनाए, अच्छा सोशल पर्सन भी बनाए। ठीक है, इसने कहा था कि सेटिंग मल्टीपर्पज स्कूल, मल्टीपर्पज स्कूल जो मुख्तलिफ मकसद पे काम करे, एक ही सिलेबस को बस फॉलो ना करे, वो बनाया जाए। जैसे कि उसमें स्पोर्ट्स भी हो, उसमें दूसरे स्किल्स भी हो। ये नहीं कि बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है वो फिर पूरी तरह से सोसाइटी के लिए बर्बाद हो जाया करता था, क्योंकि पढ़ना है तो पढ़िए वरना आपको कुछ सिखाया नहीं जाता था। इसने कहा था मल्टी पर्पज सिखाइए, दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी लोगों को तालीम से दीजिए। इसने बात की थी वोकेशनल ट्रेनिंग की। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की थी तो स्टूडेंट्स, वोकेशनल का एक तो ये अंदाज होता है कि बाहर वालों को अलाउ करते हैं, आप अपने सिस्टम में अलाउ वो अनाउंस करते हैं कि हमारे पास ये कोर्सेज और लोग आके ले लें। ठीक है, लेकिन इसने कहा था आपके अपने स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दीजिए, पढ़ाइए जो पढ़ाना है, साइंस मैथ्स। इसने एमसीक्यू पैटर्न की बात की थी। ठीक है, कोर सब्जेक्ट और कोर सब्जेक्ट की बात की थी। कोर सब्जेक्ट का मतलब होता है मेन सब्जेक्ट। कुछ जैसे कि आपने अगर बीए अरबिक ऑनर्स से किया तो आपका कोर सब्जेक्ट होगा प्रोज, पोएट्री, क्रिटिक्स और रेटोरिक्स, बलागत एक्सेट्रा। और उसके बाद आपको कुछ साइड से सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, सबसे कहते हैं आप उसको इस लेवल पर आने के बाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसने एमसीक्यूज की बात की थी सेकेंडरी एजुकेशन मोडालियर एजुकेशन में। ये पॉइंट था, इसके लिए मेरा ख्याल है काफी है। अगला है आपका दुर्गा बाई देशमुख कमेटी, नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि ये विमेन एजुकेशन के लिए। दुर्गा बाई एक खातून का नाम है, इसीलिए उनको बनाया गया था इसका चेयरमैन। ये वीमेन एजुकेशन के लिए बनाई ही गई थी कमेटी। ऑल राइट, और दूसरा पॉइंट था इसका को एजुकेशन। ये सब टर्म्स ये यूज करेंगे इसलिए मैं दे रही हूँ। वीमेन एजुकेशन, को एजुकेशन आपको पता है जिसमें दोनों साथ हों, मखलूत तालीम हम उर्दू में बोलते हैं। इक्वालिटी इन एजुकेशन, दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। अगर बॉयज के लिए पहले बॉयज स्कूल बहुत ज्यादा होते थे ना, अब या तो कोई स्कूल ज्यादा हो गए हैं या फिर कभी कभी गर्ल्स भी खोले गए, तो इन सब मसाइल पे कि इक्वालिटी हो, सिर्फ बॉयज स्कूल ना खोले लड़कियों के लिए, या तो अलग खोलिए या फिर को एजुकेशन आपको सिस्टम तैयार करिए जिसमें लड़के लड़कियों दोनों को पढ़ाया जाए। ये बात की थी दुर्गाबाई की कमेटी ने, जिसकी वो चेयरमैन रही हैं। 1961 में हमारे था कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, इमोशनल पे बहुत कम बात की है हमारे सिस्टम ने, अब शुरू किया है, बल्कि दुनिया में ही कम होना था, अब लोगों को ये बात समझ आई, ये बहुत जरूरी चीज है। संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, तो इसको संपूर्णानंद के नाम से भी आप कभी देख सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है, संपूर्णानंद कमेटी बोल देंगे इसको, क्योंकि इसके चेयरमैन थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, टू स्टडी रोल ऑफ एजुकेशनल, ये आया था
स्टडी रोल ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ, जो नौजवान तबका है उसके लिए जो स्कूल के एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमारे हैं वो यूथ के लिए कितना कारआमद है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, इन जनरल कह लीजिए सारे एस्पेक्ट्स को लेकर कैसे उनके लिए मुफीद है। सिर्फ उनके जॉब और एम्प्लॉयमेंट एक मकसद नहीं होना चाहिए पढ़ाई का। ठीक है, ये जो मेन इसका पॉइंट था जिसपे इसका नाम भी है वो आप लोगों ने याद रखना है, खास तौर से नाम से ही भी याद रह जाएगा आप लोगों को। इमोशन यानी एहसास से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, स्ट्रेंथन प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन, एहसासात से जुड़ी हुई जो चीजें हैं ना उसको भी चैनलाइज करें, उस पर भी फोकस किया जाए। पढ़ाई के दौरान क्या उम्र के अक्सर हिस्से में ये एक इशू है जिसकी वजह से लोग आजकल नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, बहुत बड़ी तादाद हमारी सोसाइटी में नहीं सिर्फ पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान का तो ये बहुत ही बड़ा मसला है। एनीवेज, ये सब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद था टॉलरेंस और बिहेवियर को सही करना। टॉलरेंस पावर बढ़ाने की इसने बात की थी, चूंकि इसने इमोशन की बात कर दी तो इमोशन की जब बात करेंगे तो आप यही सब एस्पेक्ट समझाया जाता है। टॉलरेंस को इंक्रीज करना, लोगों में एक दूसरे को बर्दाश्त, यानी स्टूडेंट्स लेवल से ही बनाइएगा तभी तो आप एक अच्छा शहरी बनाएंगे। टॉलरेंस इंक्रीज करना इन स्टूडेंट्स, बच्चों में टॉलरेंस पावर बढ़ाया जाए, जो जैसा जो फर्द उनकी जिंदगी में और उनकी क्लास में और उनके स्कूल में और उनके आसपास जिंदगी में आए उनको बर्दाश्त करना सीखे जैसे वो लोग हैं। ठीक है, बिहेवियर को इम्प्रूव किया जाए लोगों के, क्योंकि ये आप समझ जाएंगे इसके नाम से ही बस। सब बिहेवियर, इमोशन, एहसास और फीलिंग वगैरह से रिलेटेड जितने पॉइंट्स होंगे वो आप इस कमेटी के अंदर लीजिए। 61 में आई है इमोशनल इंटीग्रेशन पे। अगले हमारा 62-62 में हंस मेहता कमेटी, ये आई थी खास तौर से। फिर से ये सारे इस कमेटी की एक लिस्ट आप अलग एक स्टिकी नोट जो होता है वो लगा लीजिए कहीं पे और उस पे बना लीजिए जितनी आई हुई इस पर्सपेक्टिव से। वे ये आई थी फिर से वीमेन एजुकेशन के लिए, ये कमेटी ही इसीलिए बनी थी, बस यही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, और हंस मेहता जो थे इसके वो थे। और ये जो अपॉइंटमेंट इसका हुआ था, ये कमेटी किसने बनाया था? नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, जो काउंसिल था इंडिया में उसने इस कमेटी को बनाया था। मकसद इसका था वुमेन एजुकेशन पे काम किया जाए, उसकी बेहतरी पर काम किया जाए। इसकी आपके पास एक अलग लिस्ट होनी चाहिए। इसी की अगली इसी इसी फॉर्मेट पर यानी इसी काम के लिए अगली कमेटी है हमारी 63 में, ये भक्त वालसा कमेटी, ये भी वीमेन एजुकेशन के लिए आई थी। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था, वीमेन से रिलेटेड जितने पॉइंट है तो मैंने इसको इतना ही लिया है, बस इससे इतने ही सवालात मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट थे तो मुझे लगा नहीं कि इसकी जरूरत है। बाकी जो नाम है वो इसके चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे इसके मेन, उसी पर कमेटी का नाम होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे अब तक की सारी कमिटीज और कमीशन को पढ़ने के बाद। अगली कमेटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे मैंने बताया कि इनके सजेशंस को बहुत ज्यादा, ये एक वो कमेटी है जो स्टिल इसके प्लान्स को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और इसको इम्पोर्टेंट भी समझते हैं। कोठारी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानी गई है और इसको बोला गया है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये डॉक्टर DS कोठारी थे इसके चेयरमैन, वो नाम से आप समझ गए होंगे, डॉक्टर DS कोठारी। चेयरमैन का नाम पूछा जाता है, बहुत दफा पूछा गया, तो सबके चेयरमैन आपको पता होने ही चाहिए, नाम से समझिए, उसको याद रखिए। टू एडवाइस एट नेशनल पैटर्न, इन्होंने ये इसलिए आई थी, नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, एक यूनिक एक सिमिलर और एक यूनिक तरीका जो पूरे नेशन फॉलो करे। ठीक है, वो पैटर्न की इसने बात की थी, एक ही पैटर्न होना चाहिए, नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ताकि पूरा हिंदुस्तान एक अंदाज में पढ़े, एक तरह की किताब हो जाए उनकी। इसका मतलब ये नहीं था कि थियोलॉजी और आइडियोलॉजी बदलना इनका मकसद नहीं था, जैसे अब है, जैसे अब जिसके खिलाफ कोशिशें उभी हो रही है, अपोज किया जा रहा है, वो उनका थॉट नहीं था। इनका थॉट था कि एक तरह की प्रो सेटअप तैयार किया जाए, एक सेट तैयार कर दिया जाए प्री से लेकर आखिर स्कूल तक, ताकि बच्चे उस बुक को फॉलो करें, जैसे NCERT बनी बाद में
किताबें उसकी पब्लिश हुई। तो इनका ये मकसद था कि एक चीज हो उनके पास, ये ना हो शुरू करने, अब आप जब अपना स्कूल शुरू करेंगे तो आपको सोचना पड़ता है कौन सी बुक सेलेक्ट करूँ, इंग्लिश की कौन सी बुक, इंग्लिश की प्राइवेट बहुत सी बुक्स है सोसाइटी में अवेलेबल है, बहुत से उसके पब्लिशर्स आपको मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की आपको पता है कि एनसीईआरटी एक किताब है, वो एनसीईआरटी ने प्रॉपर एक टीम बैठा कर तैयार की करवाई हुई है। तो ये पैटर्न था, तो इनके पैटर्न का मकसद पॉजिटिव था और वो उसने काम भी किया था बहुत अच्छा, मतलब उसका रिजल्ट नतीजा खेज रहा वो। ठीक है। अच्छा, वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट इसको बोला गया है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये वो रिपोर्ट है जिसको आज तक हम एग्जीक्यूट करते चले जा रहे हो, शायद आगे भी जितनी कोशिशें होंगी एजुकेशन में, इस रिपोर्ट को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, रिकमेंडेशन खास तौर से इसकी देखें तो फ्री यूनिवर्सल, ये मेन है, ये इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और उसके बाद से ये एग्जीक्यूट भी हुआ, मतलब इसको अमल में भी लाया गया एजुकेशन। और इसकी इन्होंने एज फिक्स की थी, अब पूरे साल तो ये नहीं, हर इंसान को देंगे फ्री एजुकेशन 14 साल तक। ठीक है, अप टू 14 ईयर्स। 3 लेयर फॉर्मूला इनका था, 3 लेयर फॉर्मूला इन्होंने दिया था, और वो था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, सॉरी लेयर में चली गई उसमें, माय फॉल्ट। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इनका था, ये एक इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और स्टिल ये काम कर रहा है। हिंदी पहला, इंग्लिश दूसरी जबान होनी चाहिए जो पढ़ाई जाए बच्चों को, और एक रीजनल लैंग्वेज। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन्होंने दिया था। तो आज तक सारे सीबीएसई स्कूल्स इसको फॉलो करते हैं। अब तो चौथा पांचवा आपका ऑप्शनल है, आप ऑप्ट करना चाहें तो कर लीजिए, स्कूल सिस्टम चाहे तो ले लेता है, फिर ऑप्शन में देता है बच्चों को, आपको पढ़ना है तो आप फ्रेंच पढ़िए, अरबी पढ़िए, कुछ स्कूल्स देते हैं। लेकिन ये मेन होगा आपका 3, ये मेन 3 फॉर्मूले वो लैंग्वेजेस होंगे उनके यहाँ। अच्छा, ये एक इनका पॉइंट था जो मैं बार बार जिक्र कर रही थी, इस बार भी उसने बोला है, इन्वेस्टमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बोला इन्वेस्टमेंट ऑफ 6% जीडीपी ऑन एजुकेशन। जितनी हमारी जीडीपी है, हमारा जितना मुल्क का पैसा है, उसका 6% एजुकेशन को दिया जाए। अभी हम 2 पर भी नहीं पहुंच पाए। ठीक है। और ये कब आया था देख लीजिए, 64 में। दुनिया का एक ही मुल्क है जो 4% से ऊपर ही आसपास खर्च कर रहा है, वो है इसराइल अपने एजुकेशन पे। ये वाहिद मुल्क है जो 4 तक गया हुआ है एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, बाकी सब उसके नीचे जा रहा है। उसके आसपास है 2 और, कोई चाइना है गालिबन एक, या जापान, और एक और कोई कंट्री है, लेकिन हाईएस्ट वो जा रहा है। आप लोग इस डेटा को फिर से चेक कीजिएगा, बढ़ता घटता रहता है ये। और राइट, इसने बात की थी बाद में, इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये सवाल भी आया हुआ, आर्टिकल जो हमारा हमारे कानून में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें आर्टिकल्स होते हैं, उसका आर्टिकल 21 का ए। अब 21 में बहुत से आर्टिकल्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कानून में, तो उसमें 21 ए ने फिर इसको लागू करके कंपलसरी बना दिया था। ये एक आर्टिकल बन के हमारे कानून का एक हिस्सा बन गया, और उसके बाद अब कंपलसरी एजुकेशन एज 14 तक है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन कुठारी की थी। ये ट्रेनिंग और की बात इसने की थी, पीछे भी कुछ उसने की थी, आपने देखा, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। टीचर्स को ट्रेन किया जाए और क्वालिटी टीचर्स लाए जाए, अच्छे टीचर्स लाए जाए, हायर किए जाए स्कूल्स में, ताकि वो अच्छी तालीम दे बच्चों को। ये भी कोठारी कमीशन ने कहा था। इसने एक पॉइंट कहा था कि एजुकेशन, खास तौर से एजुकेशन दी जाए फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि ये हमारे मुल्क का एक खास वो है, सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इस पर तालीम खास तौर से अलग से दी जाए, स्पेसिफाई करके ट्रेन किया जाए लोगों को। ठीक है, इसका जो खास एक फॉर्मूला था, पीछे किसी ने दिया था, लेकिन इन्होंने इसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो गया था, 10+2+3, और आज तक चलता आ रहा था। एजुकेशन फॉर्मूला दिया है इन्होंने, इनके बहुत से फॉर्मूले एग्जीक्यूट हो गए थे फौरी तौर पर, और उसका नतीजा भी बहुत अमेजिंग रहा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये तो हो गया। और इसने एक पॉइंट दिया था रिसर्च से रिलेटेड, इंक्रीज रिसर्च वर्क।
रिसर्च पे जितने काम हो रहे हैं हमारी रिसर्च को बढ़ाया जाए, क्योंकि रिसर्च एक डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सोर्स होता है। जब हम रिसर्च करते हैं तब हम उसके नतायज अखज़ करके ही समझते हैं कि हम कहाँ से जाएंगे। इसके बाद ही इसके जिम्न में इसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग फिर आ गया था फर्स्ट NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम सेपरेटली डील करेंगे एक अलग क्लास में, तो उस पर तब बात करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको बस इतना जिक्र करके आगे बढ़ जाऊंगी। फिर इसी रिकमेंडेशन पे बाद में 68 में, क्योंकि ये 64 आपको देखा, 66 तक तो इसने ही काम किया था कोठारी ने। फिर 68 में आ गई हमारी NEP, पहली NEP आई थी। तो जब NEP पे बात करेंगे फिर इसके NEP के सारे पहले वाले जो 3 NEP है उस सबको वहीं डिस्कस करके चलेंगे आगे। अच्छा, फिर हम मूव करते हैं 73 पर। NEP को NEP के साथ देख लेंगे, सो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अगला हमारा नेशनल कमेटी टू फॉर्मूला प्रैक्टिकल के नाम से जाना गया है। ये खास तौर से आया था इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने और करवाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सारे स्कूल्स में, और उसके बाद ये अप्लाई हो गया और आज तक ये फॉलो कर रहे हैं हम लोग। इतना काफी था। ये कुछ अजीब सा नाम है, तका कूड़े कमेटी, पता नहीं क्या नाम है, किसी शख्सियत का होगा गालिबन। ये था एजुकेशन फॉर ऑल, इसके पॉइंट्स थे। एजुकेशन फॉर ऑल, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आपने देखा था पिछले मोनास्टिक ऑर्डर्स में हमने अलग कर रखा था उसको। एजुकेशन प्लस कैरेक्टर की बात की थी इसने, मतलब आप तालीम से बिल्कुल आरास्ता कीजिए अपने कौम को, नेशन को, बच्चों को, यूथ को, लेकिन उसके कैरेक्टर पर भी काम कीजिए, कैरेक्टर बिल्डिंग भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसने साइंस पढ़ाइए, इसके अगला पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट था, साइंस प्लस कल्चरल वैल्यूज। जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारी सकाफत और जो तहजीब से जुड़ी हुई चीजें हैं, अखलाकियात से जुड़ी हुई चीजें, वो बच्चों में नर्चर कीजिए, बच्चों के अंदर डालिए, पैदा कीजिए। इस तरह की एजुकेशन दीजिए उनको। सिर्फ तालीम को सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स समझ के नहीं पढ़ाया जाए, ठीक है। ये था हमारा 73। 76 में 42 अमेंडमेंट एक्ट आया था। 42 अमेंडमेंट एक्ट आप लोग जानते हैं क्या है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी हिंदुस्तान में के पूरे सिस्टम में, पॉलिटिकल से लेकर एजुकेशनल से लेकर, इसने सबको मुतासिर कर दिया था। कानून को पहली दफा किसी ने कानून के साथ लफ्ज अच्छा नहीं बोल रही, छेड़छाड़ करना जिसे कहते हैं, वो तब्दीली कर दी गई थी। उससे पहले कानून बनने के बाद से उसको यहाँ तक किसी ने टच नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अमेंडमेंट कर दिया था। कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हुए जिसके बाद अमेंडमेंट करना आसान हो गया। उससे पहले हमारे कानून में अमेंडमेंट करना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस था। उसमें वो बस ये था, मैं बता दूं, गलती से मैं आगे बढ़ गई। इसमें बस ये था कि एजुकेशन को इसने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला था कानून के कायदे के हिसाब से। इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स भी आए थे, लेकिन इसने बहुत सी नेगेटिव पॉइंट्स भी था इसका। खैर वो पॉलिटिकल। सब्जेक्ट इन करेक्शन लिस्ट जो है वही। आपकी आवाज फिर ब्रेक हो रही है शबीना, आप क्या बोलती हैं समझ नहीं आती बात, दोबारा बोलिए प्लीज। आपके यहाँ कनेक्शन इशू है? अब यस। नहीं, अभी भी मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आप टाइप कीजिएगा प्लीज। यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज इतनी ज्यादा करती है, बस मुझे पता चलता है कि आप बोल रही हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ अदी शिया कमेटी, नाम आप लोग ज्यादा प्रोनाउंस मुझसे अच्छा कर लेंगे शायद। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ NCERT। NCERT आपको पता है क्या? जल्दी से कोई फुल फॉर्म बता दीजिए प्लीज। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, वेरी गुड, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। और आप सब जानते हैं इनकी किताबें पूरे हिंदुस्तान में चलती है। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, यानी 78 में, 1978 में उन्होंने ये कमेटी अपॉइंट की, ठीक है। और आपको पता है कि उनका पर्सपेक्टिव स्कूल था, उनका फोकस स्कूल था। कौन थे कमेटी के जो वो थे, वो कौन थे पहले देख लेते हैं। मैल्कॉन एस अदीशेशा, पता नहीं इनका नाम क्या है, बड़ा मुश्किल लगा मुझे, अदीशिया या अदीशीशा, पता नहीं क्या है, ठीक है। और ये उसके चेयरमैन बने, और ये थे वाइस चांसलर, VC वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, इनका जो अंदाज है इस वजह से मैंने दे दिया पूछने का। अच्छा, ये आया क्यों था? टू रिव्यू, ये चेक करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे
द करिकुलम ऑफ +2, खास तौर से +2 के लिए आया था। जो भी अलग करे किसी भी कमेटी को पॉइंट, उसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, वो आपकी कॉपी और नोट्स में भी हाईलाइटेड होने चाहिए। ये +2 के करिकुलम को रिव्यू करने के लिए आया था, ठीक है, 12th क्लास। इसके जो रिकमेंडेशंस थे, इसने बात की थी सेमेस्टर सिस्टम की। ये तो आज तक खैर हमने नहीं किया है लागू सेमेस्टर सिस्टम, इन +1 एंड +2 पे बोला था इन्होंने, तो वो तो नहीं हो पाया। अभी तक एनुअल सिस्टम ही चल रहा है हमारे एट +2 स्टेज, यानी 11th और 12th में इसने कहा था कि सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाए। मुझे लगता है ये एक्सेप्ट नहीं हुआ आज तक, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग अभी तक एनुअल सिस्टम पे चल रहे हैं हम लोग 10 +2 में। इसके बाद इन्होंने बोला था प्रायोरिटी टू रूरल एरियाज, स्कूल रूरल एरियाज पर ज्यादा काम किया जाए, उसमें ज्यादा स्कूल खोले जाएं, उनके स्कूल के सिस्टम को ज्यादा बेहतर किया जाए, ये इन्होंने बोला था, रूरल को फोकस किया जाए। इसने बोला था इन सर्विस, ये बहुत अहम पॉइंट होगा आपका, आजकल की गवर्नमेंट जिस तरह काम करे, इनकी बहुत सी सर्विसेज चल रही हैं इस पर्सपेक्टिव से, इसलिए याद रखिएगा इन सर्विस एंड प्री सर्विस। इन सर्विस और प्री सर्विस मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। टीचर ट्रेनिंग मतलब टीचर के ज्वाइनिंग से पहले, हायर होने से पहले, पढ़ाना शुरू करने से पहले उनको प्री सर्विस का मतलब ये हो उनको ट्रेन कर दिया जाए, मतलब ज्वाइनिंग से भी पहले ट्रेनिंग दी जाए, और फिर जब ज्वाइन कर ले तब उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, उनको टाइम टू टाइम सर्विस ट्रेनिंग देते रहिए। ये अभी चल रहा है, इस पे गवर्नमेंट बहुत काम करेगी, गवर्नमेंट की टीम आती है ट्रेन करने स्कूल्स में, और उनके प्रोग्राम्स को बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया कि हर टीचर को 70 घंटे तक, 1 साल के अंदर 70 घंटे की ट्रेनिंग लेकर उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना है, वरना जितने गवर्नमेंट टीचर है उनकी सैलरी रोक दी जाती है, और उनकी जो तरक्की है वो भी रुक जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये अभी जो कि काम करे हुकूमत, तो ये पूछ लेंगे, हालांकि पुराना प्लान था टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये पहले भी बात हम कर चुके हैं। एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, जो उसका मेयार है, उसको उम्दा किया जाए, बेहतरीन किया जाए, इसकी बात की थी इसने। ये सारे इसके अहम पॉइंट थे, ये इम्पोर्टेंट 1 है, याद रखिए, और +2 वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ओके, 78 से हम मूव करेंगे अगला 90, जो था आचार्य रामामूर्ति कमेटी 1990 में। रामामूर्ति रिव्यू कमेटी से भी इसको हम जानते हैं, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी। और था इसका इवोल्यूएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ NPE। ये क्यों आया था? इवोल्यूएट करने के लिए। ये इसका एक अहम पॉइंट हो सकता है, याद रखिएगा, NPE 1968। और कॉमन स्कूल सिस्टम की इन्होंने बात की थी, बिल्कुल एक जैसा, सबके लिए एक जैसा स्कूल सिस्टम शुरू कर दिया जाए, सारे रूल्स एक ही फॉलो हो। इस पर बहुत हद तक कोशिश है, लेकिन ये एक पूरा 100% कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बहुत डाइवर्स कौम है, हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ सोच, फिक्र, मजहब, दीन वाले लोग हैं, तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत हद तक इस पे कोशिश है। CBSE की वजह से काम करती है, और हर स्कूल पर उसकी नजर भी होती है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन की इसने भी बात की थी। जितने ने वुमेन एजुकेशन की बात की है उसको नहीं लाइट लीजिएगा, इस पे सवाल बहुत आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज ऐसी ही बन रही है, उनके स्कॉलरशिप्स और उनके प्लान्स और उनके प्रोग्राम्स बहुत सारे। सोशली यूजफुल एक इनका पॉइंट था इम्पोर्टेंट, प्रोडक्टिव वर्क, ऐसा काम होना चाहिए उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए और लर्नर्स के लिए और आगे सिस्टम के में जाने वालों के लिए, जो सोशली यूजफुल हो, ठीक है, और प्रोडक्टिव हो। टाइम क्या हो गया पहले देख लीजिए, तब हम आगे बढ़े भी, काफी अभी तो हम 93 पर पहुंचे, हमें जाना है 2016 तक, तो यहाँ बस करें, आगे चलें। ये 29 हो रहा है मैम। 829 30 हो ही गया। मैम NPE का NPE फुल फॉर्म है या NEP है वो? नेशनल प्रोग्राम ऑन एजुकेशन। नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन, ठीक है।
बताएं, आगे चल सकते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन करिए उसको, प्रोग्राम नहीं। कभी कभी प्रोग्राम भी दिखता है, लेकिन आई थिंक ज्यादा कंसीडर करते हैं उसको। कहाँ पे लिखा है मैंने, ये ना। NP हम्म, ये एनईपी के तौर पर भी देखा जाता है असल में। नेशनल प्रोग्राम नेशनल पॉलिसी उसी की सिलसिले की ये कड़ी है। एनईपी जो है ना, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल प्रोग्राम ऑन एजुकेशन, पॉलिसी है गालिबन। अच्छा, उसके बाद है गणानम कमेटी, यशपाल कमेटी इंपॉर्टेंट है। यशपाल 2 आई है, लेकिन मेरा ख्याल है इधर ही बस करें। बताइए, आप लोग कर सकते हैं तो मैं करवा दूं, लेकिन फिर अगर करवाऊंगी तो कंप्लीट करवाऊंगी, आधा घंटा देना होगा आप लोगों को। नहीं मैम, नो स्टॉप मिस। कर देंगे। मैम काफी है। क्योंकि आपको एक टाइम लिमिटेशन भी तो Nine to देखना है, इतनी यूनिट्स कवर करनी है हमें। यस मैम।